ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, एक शानदार वाला टॉपिक, शानदार वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम, डिमांड्स एंड रिकवरी। सर पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन लेक्चर्स में। एंड सर ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। सेक्शन नंबर 73 74 का कई बार रेफरेंस आता है बेटा, क्लियर। एंड सर ये लेक्चर पूरा एनर्जी के साथ पढ़ने से पहले सर मेरे को मोटिवेट करने के लिए डू लाइक दिस लेक्चर एंड सर कमेंट में जरूर लिखे माहौल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि सर हम कई सारे रील्स वगैरह शेयर तो कर लेते हैं पर ये काम के कंटेंट हम कई बार शेयर नहीं करते। ये अगर काम के कंटेंट हर लोगों तक पहुंच गए, देखना क्वालिटी एजुकेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आइए बच्चों, डिमांड्स एंड रिकवरी, माहौल बनेगा शानदार वाला। सेक्शन नंबर 73 और 74 आपको पता है, 73 और 74 का पता है इन केस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, सर इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स था तो सेक्शन नंबर 74 लगता है। अदरवाइज सेक्शन नंबर 73 लगता है। शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी और एरोनियस रिफंड का अगर मैटर था अदर देन बाय वे ऑफ फ्रॉड, मतलब मिस्टेक वाला मैटर था तो सेक्शन नंबर 73 लगता है। और 73 सेक्शन बोलता है क्या, सर डिपार्टमेंट एसएससी को शो कोज नोटिस सर्व करेगा और बताएगा, पूछेगा उसे कि शो कोज व्हाई दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी शुड नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम यू। और सर वो शो कोज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है, 2 years 9 month। एंड सर ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है बेटा, 3 years का। तो सर प्रैक्टिकली ये लिखा हुआ है सर, ऑर्डर पास करने का टाइम है 3 years। 3 years कब से बेटा, फ्रॉम द जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड मैटर था उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट वहां से 3 years। और अगर एरियस रिफंड था तो एरियस रिफंड जिस दिन मिला वहां से 3 years काउंट होते हैं ऑर्डर पास करने के लिए। और उससे एटलीस्ट 3 month पहले तक का आपको शो कोज नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, इसलिए 2 years 9 month का टाइम लिमिट है टू सर्व दी शो कोज नोटिस, क्लियर। अब आइए सर, क्या अगर शो कोज नोटिस, पहले हम 73 की बात पूरा कर लेते हैं बेटा। अगर शो कोज नोटिस सर्व होना है, क्लियर। अब शो कोज नोटिस सर सर्व किया डिपार्टमेंट ने, अब कितना टाइम लिमिट है बेटा, 2 years 9 month। एंड सर 3 years ऑर्डर पास करने का टाइम है। इससे ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इस टाइम लिमिट के अंदर ऑर्डर और या फिर नोटिस सर्व हो गया है, दोनों नोटिस एज वेल एज ऑर्डर मस्ट बी सर्व विद इन दिस टाइम लिमिट। नहीं सर्व हुआ तो उसको टाइम बार बोल देंगे और ऐसे केस में एसएससी केस जीत जाएगा ऑटोमेटिक, डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड द अमाउंट। ओके, अब सर शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही अगर एसएससी ने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया है तो ऐसे केस में नो पेनल्टी विल बी चार्ज और मैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। पर शो कोज नोटिस सर्व होने के 30 दिन के अंदर भी उसने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो नो पेनल्टी विल बी चार्ज। पर अगर सर उसके बाद अगर एसएससी टैक्स पे करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केस में सर ऑफिसर कैन चार्ज द पेनल्टी अप टू 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर तक का पेनल्टी लग सकता है उस एसएससी पे बेटा। मतलब इन केस ऑफ मिस्टेक सर मैक्सिमम पेनल्टी इज 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर, ये सीजीएसटी का पेनल्टी बेटा, क्लियर। पर शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले या विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस आपने अगर ये पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, नो पेनल्टी विल बी चार्ज, पेनल्टी वेव कर दिया जाएगा। पर हाँ, एक सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 दे रखा है जहां बोला है क्या, अगर सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स सर आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया बट इट इज नॉट पेड विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ऐसे केस में अब भले ही आप शो को सर होने के 30 दिन के अंदर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ऐसे केस में भी आपका पेनल्टी वेव नहीं होगा। मतलब सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट इन द नेम ऑफ टैक्स आपने अगर कस्टमर से कलेक्ट किया और सर रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट मतलब टैक्स पे करने का जो ड्यू डेट आता है बेटा वहां से 30 दिन गुजर गए, उसके बाद भी अगर आपने पे नहीं किया तो ऐसे केस में सर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 ने बोला क्या, हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे और ऐसे केस में मिनिमम 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मतलब 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 अप टू 10% या 10,000 व्हिचएवर हायर तक का पेनल्टी पे लगेगा। पर हाँ, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया क्या कि अगर कोई एसएससी मेयरली रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ, मेयरली अगर ज्येष्ठा 3B रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ और उसकी वजह से सर 30 दिन निकल गए और 30 दिन बाद अगर वो टैक्स पे करता है रिटर्न फाइल करके तो ऐसे केस में इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 73 ही अट्रैक्ट नहीं होगा। सर सेक्शन नंबर 73 इज नॉट इन्वोकेबल इन द केस ऑफ मियर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। 73 या 74 कोई भी सेक्शन हो, ये दोनों सेक्शन अट्रैक्ट कब होते हैं, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरियस रिफंड है तो अट्रैक्ट होंगे बेटा। केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो ये सेक्शन नंबर 73 अट्रैक्ट नहीं होता है, क्लियर। ये था सेक्शन नंबर 73 के बारे में बातें। आइए 74 के बारे में बात करता हूं बच्चा मैं आपके लिए। यहां पर टाइम लिमिट टू सर्व द नोटिस इज 4 years 6 month। ऑर्डर पास करने का टाइम कितना है, 5 साल का है। यहां बोल दिया क्या, शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही अगर आपने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो पेनल्टी विल बी रिड्यूस्ड और पेनल्टी 15% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व लग जाएगा बेटा, केवल इतना। अदरवाइज 100% टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट बेटा, क्लियर। शो को से पहले पे कर दिया 15% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, शो को सर्व हो गया उसके 30 दिन के अंदर पे कर दिया पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट तो 25% पेनल्टी हो जाएगी और ये भी अमाउंट आपको पहले ही पे करना पड़ेगा विद इन 30 days। अब सर मान लो शो को सर हो गया, आपने शो को कंटेस्ट किया और सर फिर ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर में अगर आप जीत गए, बात खत्म बेटा। अगर ऑर्डर में
आपका जजमेंट आया कि आप हार गए, उसके 30 दिन में अगर आप पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे करते हो तो पेनल्टी विल बी रिड्यूस टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और वो भी उस विद इन 30 डेज आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जाते हो तो 100% टैक्स इन्वॉल्व तो पे करना ही पड़ेगा पेनल्टी। क्लियर? फिर आप अपील में जाइए, अपील में अगर जीत गए तो बात अलग होगी, हार गए तो भारत माता की जय बेटा। क्लियर? और द टर्म सप्रेशन देना सेक्शन नंबर 74 में स्पेसिफिकली लिख दिया क्या, अगर आपने कोई फैक्ट जो आपको डिस्क्लोज करना था इन द रिटर्न्स वो डिस्क्लोज नहीं किया, non-declaration of the facts or information which a taxable person is statutorily required to declare in a return or statement, report or any other document furnished under the act or the rules made thereunder, तो ये माना जाएगा आपने जानबूझकर सप्रेस किया है। एंड फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर, आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाई आपने नहीं दी, मानेंगे जानबूझ के आपने क्या किया है, सप्रेस किया है। क्लियर? नाउ सम कॉमन प्रोविजंस फॉर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। सबसे पहली बात, शो को सर्व करने से पहले, भले सेक्शन नंबर 73 और 74 दोनों के लिए कॉमन बातें चल रही बेटा, कि ऑफिसर चाहे तो द प्रॉपर ऑफिसर में कम्युनिकेट द सर डिटेल्स, मतलब प्री नोटिस कंसल्टेशन बोलते हैं बेटा इसको, कि ऑफिसर चाहे तो एसएससी को पहले ही एक इंटीमेशन भेज दे, एक नॉर्मल नोटिस भेज दे कि हम इन मैटर पे इन ग्राउंड पर आप पर शोकॉज नोटिस सर्व करने का सोच रहे हैं, कि आपको पहले ही आके मैटर क्लोज करना कर लो बेटा। क्लियर? अब एसएससी अच्छा ये कंपल्सन नहीं है, ये ऑप्शनल है बेटा। अब एसएससी क्या करेगा सर, उस नोटिस का रिप्लाई देगा, अगर रिप्लाई जस्टिफाइबल लगेगा डिपार्टमेंट को, या अगर एसएससी को लगेगा हाँ मेरे से गलती होगी, तो गलती रियलाइज होकर उसने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनता है वो पे कर दिया, तो सर शोकॉज नोटिस विड्रॉ हो जाएगा, मतलब सर भी नहीं करेंगे, मैटर विल बी ड्रॉप्ड, प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। क्लियर? एंड सर वो चाहे तो अपना सबमिशन सबमिट कर सकता है, वो चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो सर वो अपना सबमिशन सबमिट करेगा, डिपार्टमेंट लगता है कि हाँ सही है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट चाहे तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर सकता है, नहीं उसको लगता है डिपार्टमेंट लगता है नहीं 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 सर एसएससी जो कह रहा है गलत है, तो ऐसे केस में शोकॉज नोटिस सर्व करेंगे बेटा। अच्छा, हो सकता है पार्ट ऑफ द अमाउंट एसएससी एक्सेप्ट करता है, पार्टली एक्सेप्ट नहीं करता, जो पार्टली एक्सेप्ट करता है वो जमा करा दो विद इंटरेस्ट। क्लियर? बाकी के लिए शोकॉज नोटिस सर्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है? अब मान लो एक और सेक्शन नंबर 73 74 के लिए बड़ा ही सुंदर पॉइंट लिखा है कि सर अगर आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया, ऑल द प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड। अब सर all proceeding in respect of said notice shall not include proceeding under section 132, मतलब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह पे करके प्रोसीडिंग कंक्लूड भी हो गई, तो भी सेक्शन 132 का प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुआ है, ध्यान रखना बेटा। प्रोसीडिंग 132 का मतलब इन प्रिजन वाले प्रोविजन बेटा। क्लियर? वो तो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर? प्लस ध्यान रखना बेटा, अगर मेन पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स प्लस उसके साथ में कुछ अदर फ्रेंड्स या ट्रांसपोर्टर हो गया, वेयर हाउस ऑपरेटर हो गया, या कोई और पर्सन भी सर इन्वॉल्व था ऑफेंस में, नोटिस जो था वो मेन पर्सन को भी सर्व हुआ और सबऑर्डिनेट पर्सन को भी सर्व हुए, और सर अगर 73 या 74 में मेन पर्सन पे जो नोटिस सर्व हुआ था वो कंक्लूड हो गया प्रोसीडिंग्स, तो ऐसे केस में ऑल अदर पर्सन के लिए भी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, कंक्लूड मान ली जाएगी। तो सर अदर पर्सन पे पेनल्टी पेबल होती है ना सर, 120 सेक्शन में 122 और 125 में बेटा सर, तो पेनल्टी के प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट मान लेंगे कंक्लूड हो गया है, क्योंकि मेन पर्सन छूट गया, मतलब सारे लोग भी छूट गए माना जाएगा बच्चों। क्लियर? अब सर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 73 74, मैंने लेक्चर के अंदर भले फुल कोर्स हो या फास्ट ट्रैक हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, बड़ी सुंदरता से आपको बताया क्या टाइम लिमिट टू सर्व द नोटिस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 और 74, उन्हीं को मैंने एग्जांपल फॉर्म में यहां दिया है। इस चार्ट को जरूर देखिएगा, इससे आपका टाइम लिमिट टू सर्व द शोकॉज नोटिस एंड ऑर्डर भले 73 का हो या 74 का हो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। क्लियर? आइए सेक्शन नंबर 75 जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73 और 74। अब सर 73 74 के लिए कुछ कॉमन प्रोविजंस जो सेक्शन नंबर 75 में दिए थे। फर्स्ट, अगर मान लो कभी कोर्ट ने स्टे दिया था कोई शोकॉज नोटिस सर्व करने के लिए या ऑर्डर सर्व करने के लिए, तो दैट टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड 74। देन अगर मान लो कभी नोटिस सर्व हुआ एसएससी को सेक्शन नंबर 74 में, पर सर आपने ये प्रूव कर दिया, एसएससी ने प्रूव कर दिया कि सर सेक्शन नंबर हाँ टैक्स कम पे हुआ है, पर मैटर 74 का नहीं था, फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक था, तो ऐसे केस में द टाइम लिमिट विल बी कंसीडर्ड एज इफ दिस नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73। और सर जो टाइम पीरियड सेक्शन नंबर 73 अलाउ करता है 2 years 9 months, उस टाइम पीरियड के अंदर जितना केस फॉल करता होगा उसके लिए मैटर कंटिन्यू रहेगा, और सर उससे पुराने वाले पीरियड के लिए जिसके लिए सेक्शन नंबर 73 के अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड सर टाइम बार हो चुका है, वो मैटर टाइम बार हो चुका है, उसको छोड़ दिया जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? उसके लिए सर्कुलर भी दिया हुआ यहाँ पे और बताया हुआ है क्या कि सर हाउ टू डिटरमाइन कि नोटिस वाज इशूड एज इफ नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73। तो यहां बोल दिया क्या, जैसे मान लो पिछले 5 साल के लिए सर आपने फ्रॉड किया था बेटा, तो 4 साल 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट शोकॉज नोटिस सर्व कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 74। अब डिपार्टमेंट ने लास्ट सर 4 से 5 साल के लिए शोकॉज नोटिस सर्व किया। अब सर ऐसे केस में आपने ये प्रूव कर दिया कि सर मैटर 74 का नहीं था 73 का था, तो नाउ द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली पेनल्टी विल बी रीडिटरमाइंड एज इफ द नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73। तो जितना पीरियड
टाइम बार हो चुका है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 73, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी पीरियड के लिए आपका शो कोर्स नोटिस जो है वो इश्यू है माना जाएगा, और उस अकॉर्डिंग टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उस अकॉर्डिंग उसी पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा और उसी पर पेनल्टी भी कैलकुलेट होगी एज पर सेक्शन नंबर 73। आइए सर, अब वेयर एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन पर्संस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो इट हैज टू बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम दिस सेट डायरेक्शन। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई डायरेक्शन दिया कि ये ऑर्डर पास करना है, इस अकॉर्डिंग पास करना है, तो 2 साल के अंदर आपको डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल। अब सर अगर मान लो आपको शो कुछ नहीं सर्व हुआ, आपने रिप्लाई दिया, आपने उसके अंदर बोला मेरे को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए, तो आपको पर्सनल हियरिंग का मौका भी दिया जाएगा सर। और ध्यान देना बच्चों, अगर आपने कभी एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई किया तो आपको मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट इज अलाउड टू ईच पार्टी। फिर ऑर्डर अगर डिपार्टमेंट पास किया तो ऑर्डर हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब वो रीजंस बोलेगा कि मैंने ऐसा ऑर्डर क्यों पास किया। अब सर जो अमाउंट ऑफ टैक्स है अलोंग विद इंटरेस्ट पेनल्टी शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट विच इज डिक्लेयर्ड इन दी शो कोर्स नोटिस, मतलब शो कोर्स नोटिस के अंदर जो अमाउंट लिखा है उससे कभी भी अमाउंट ऑर्डर के अंदर एक्सीड नहीं कर सकता है। बट यस, ग्राउंड्स जो लिखे दो शुड ऑल्सो नॉट गो बियॉन्ड दी ग्राउंड्स विच आर मेंशन इन नोटिस। नोटिस के अंदर जो ग्राउंड्स लिखे हैं उस ग्राउंड से बियॉन्ड भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता, मतलब शो को नोटिस सर्व करना बहुत ही केयरफुली बहुत जरूरी डिपार्टमेंट के लिए बेटा। फिर सर अगर अपीलेट अथॉरिटी क्या करती है बेटा, अगर मान लो कोई ऑर्डर पास हो गया, आपने अपीलेट अथॉरिटी को या कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को अपील कर दी, वहां पे अपीलेट अथॉरिटी ने अमाउंट ऑफ टैक्स को मॉडिफाई किया तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मॉडिफाई हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट देना बेटा इट इज पेएबल इन एवरी केस, भले नोटिस में अलग से लिखा हो या ना लिखा हो, पर पेनल्टी अगर अलग से नहीं लिखी तो पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बेटा। क्लियर। एंड सर अगर आपको ऑर्डर टाइम लिमिट के अंदर इश्यू नहीं हुआ तो ऑल द मैटर विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, क्योंकि टाइम लिमिट दे रखी है 5 years की और 3 years की, उसके अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए, मतलब होना चाहिए बेटा, अदरवाइज टाइम बार हो जाएगा नोट ऑर्डर बेटा। अब अगर मान लो कोई ऑर्डर है विच इज पास्ड विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और सर मतलब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट क्या करिए, अपील करिए टू दी अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में, तो सर जिसके अगेंस्ट अभी ऑर्डर पास होना पेंडिंग है। अब सर ध्यान देना बेटा, जिस दिन अपील फाइल हुई, डिपार्टमेंट जब अपील फाइल किया और वहां से जब ऑर्डर आया, वहां से लेकर जब ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट का, उस पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट ऑफ 3 years और 5 years फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर, क्योंकि इतना टाइम तो अपील में चला गया, तो सर इतने टाइम तक कैसे डिपार्टमेंट उसके लिए ऑर्डर पास करता। क्लियर। अब आता है क्या, अगर मान लो कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स था, ध्यान देना बेटा, सर नॉर्मली क्या होता है बेटा, रिकवरी कब शुरू होती है बेटा, अगर डिमांड ऑर्डर पास हो जाए, सेक्शन में 73 74 का ऑर्डर पास हो जाए, अपील का टाइम लिमिट निकल जाए, उसके बाद भी अगर आप पे नहीं करते तो रिकवरी की बात आती है बेटा। पर अगर कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स, जैसे आपने जीएसटी 1 फाइल कर दिया, उसमें लिखा है क्या मेरा लाइबिलिटी बनता 10 लाख रुपए का, पर आपने जीएसटी 3 भी फाइल ही नहीं किया, या फाइल किया पर उसमें लाइबिलिटी कल 2 लाख की दिखाई बेटा आपने, तो ऐसे केस में रिमेनिंग जो अमाउंट था टैक्स का कितना 8 लाख रुपए का, वो तो सेल्फ असेस्ड टैक्स है ना यार, खुद ने बताया इतना टैक्स लाइबिलिटी बनता है, तो दैट कैन बी रिकवर्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74। हाँ है ना भाई, यस सर। फिर आता है क्या सर, अगर एनी पेनल्टी इज इम्पोज, ध्यान देना बेटा, अगर सेक्शन नंबर 73 74 की कोई पेनल्टी लग गई है तो किसी भी प्रोविजन में कोई और पेनल्टी इस एक्ट में आप पे नहीं लगेगी। क्लियर। जैसे हम पढ़ेंगे एक सर्कुलर बोगस बिल वाला हमने पढ़ा था बेटा लेक्चर के अंदर, आपको याद हो तो पेनल्टी वाले चैप्टर में आएगा लास्ट में कि सर सेक्शन नंबर 122 का पेनल्टी नहीं लगेगा, अगर सेक्शन नंबर 73 या 74 का पेनल्टी लग गया तो। क्लियर। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 73 74 और 75 बहुत ही सुंदर सेक्शन थे, खत्म होते हैं। अब सर आइए सेक्शन नंबर 160 बोलता है क्या, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब अहम ब्रह्मस्मि, सरकार बोलता है क्या, कोई भी असेसमेंट रीअसेसमेंट एडजुडिकेशन ऑर्डर रिव्यू रिवीजन सारे बोल दिए इसके अंदर, अगर आपने डिपार्टमेंट ने वो ऑर्डर पास करने में या नोटिस देने में कोई मिस्टेक हो गया था या कोई डिफेक्ट था उनसे या कोई ओमिशन था, तो केवल उस मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इफ सच प्रोसीडिंग्स आर इन सब्सटेंस एंड इन फैक्ट इन कंफर्मिटी विद और अकॉर्डिंग टू द इंटेंट्स पर्पसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या होता है, कभी कभी मान लो जैसे मिस्टर यशवंत मंगल को नोटिस सर्व करना था, उन्होंने मैसर्स यशवंत मंगल लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑर्डर ही इनवैलिड हो जाएगा बच्चा। आइए सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर किसी ऑफिसर ने कोई डिसीजन ऑर्डर नोटिस सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया जिसके अंदर मिस्टेक दिख रही विच इज अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस से वो मिस्टेक डिटरमाइन होने वाली नहीं होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन लॉ से वो मिस्टेक डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए, साफ दिख रहा है रिकॉर्ड्स में कि मिस्टेक इज अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में मिस्टेक अगर सेल्फ एविडेंट है, क्लियर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग से नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में दैट ऑफिसर जिसने ऑर्डर सर्व किया है वो इस ऑर्डर नोटिस वगैरह इशू किया है वो मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है, पर मिस्टेक को रेक्टिफाई कैन बी डन ओनली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डॉक्यूमेंट। क्लियर। और अगर असेसी वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन बता रहा है या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने खुद ने ये डिटरमाइन किया कि गलती हो गई, तो दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक विद इन 6 months, पर उसके बाद ये मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। पर मिस्टेक रेक्टिफाई करने की वजह से अगर एसएससी की लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐसे केस में एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एसएससी। और हाँ, दिस टाइम लिमिट ऑफ 6 months इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द मिस्टेक जो हुई है दैट इज जस्ट अ क्लेरिकल एरर या एरिथमेटिकल एरर या मिस्टेक
अराइजिंग फ्रॉम दी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन है तो वहां पे टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। आइए सेक्शन नंबर 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। सर आई होप समझ में आ रहा है, आई होप मजा आ रहा है। सर ध्यान देना बच्चों, अगर आपने इन लेक्चर्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड सर कमेंट किया तो आई विल गेट सर मोर एनर्जी, मेरे में मोटिवेट होगा और एनर्जी बूस्ट हो जाएगी एंड सर माहौल बनता जाएगा आगे के चैप्टर्स में भी। सर डू लाइक, डू शेयर एंड सर डू कमेंट ऑन द लेक्चर्स ताकि मजा आता रहे, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। सर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, ये बोलता है क्या सेक्शन में 76, अगर आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो क्या करने का बेटा? सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से तो उतना ही टैक्स कलेक्ट करना है जितना टैक्स बनता है। पर अगर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया जबकि टैक्स एग्जम था या टैक्स पार्शली एग्जम था पर आपने पूरा टैक्स कलेक्ट कर लिया तो ऐसे केस में दैट अमाउंट ऑफ टैक्स हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। ये नहीं कि हाँ भैया हमारी स्टाइल है पैसा कमाने की, क्लियर, ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट जो आपने टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया दैट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। और अगर आपने वो टैक्स डिपॉजिट नहीं किया तो जिस दिन आपने वो टैक्स कलेक्ट किया था वहां से लेकर सर जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। अब आपने ये टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, अब सर गवर्नमेंट को जब पे करेंगे आप तो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला भी जाएगा पर सर एक्चुअली टैक्स तो बनता ही नहीं था। फिर गवर्नमेंट को जो मिला वो अमाउंट क्या करेगी गवर्नमेंट? इसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर कोई एसएससी बोलता है, क्या कोई पर्सन बोलता है मैंने ये टैक्स का बर्डन बोन किया है, आई एम द एक्चुअल पर्सन जिसने बर्डन बोन किया है और सर इसका रिफंड मेरे को मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में उसको रिफंड दिया जाएगा, नहीं तो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दी कंज्यूमर वेलफेयर फंड, क्लियर। एंड सर अगर कोई पर्सन आया था रिफंड के लिए तो उसको रिफंड दे दिया जाएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग कि उसने बर्डन बोन के आगे पास ऑन नहीं किया है। आगे सेक्शन नंबर 77, अगर आपने रॉन्गली सीजीएसटी और एजीएसटी पे कर दिया जबकि क्या था वो इंटरस्टेट सप्लाई था, आईजीएसटी पे करना था, सेम सेक्शन में आगे भी पढ़ चुके बेटा, तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और जो करेक्ट टैक्स पे किया है उसके 2 साल के अंदर आप रॉन्ग टैक्स का रिफंड ले सकते हो। और सर सेम सेक्शन वाइस वर्सा सीजीएसटी में भी है और एसजीएसटी में भी और आईजीएसटी में भी है। पर हाँ ऐसे केस में जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे तब इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आइए सेक्शन में 78 बोलता है क्या सर, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सर रिकवरी कब करेंगे? सबसे पहली बात तो ये सर रिकवरी की बात कब आती है? जब कंफर्म डिमांड हो गई है, आपको अपील करने का टाइम दे रखा है सर, इसलिए अपील का टाइम नॉर्मली क्या है 3 महीने का, तो 3 महीने तक वो रिकवरी करने नहीं आएंगे। पर आपने अगर इस टाइम में अपील फाइल नहीं करी, क्लियर, तो ऐसे केस में रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगी। पर अगर सर असिस्टेंट कमिश्नर को, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सर इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हित में, अगर उनको लगता है कि सर असेसी भाग जाएगा या एब्सकॉन्ड हो जाएगा या सर अपने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देगा या कोई रीजनेबल रीजन लगता है जिसमें रेवेन्यू लॉस होने का चांस है, तो इवन बिफोर वेटिंग फॉर 3 मंथ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, ऑफिसर कैन इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। आइए सर सेक्शन नंबर 79 बोलता है क्या रिकवरी ऑफ टैक्स, कौन कौन से मोड्स अवेलेबल है डिपार्टमेंट को टू रिकवर द टैक्स। सबसे पहला, अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है एनी मनी ओइंग टू द डिफॉल्टर, वहां से एडजस्ट कर लेंगे। सेकंड, बाय रिटर्निंग एंड सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर, देन रिकवरी फ्रॉम द एनी अदर पर्सन हु ओज मनी टू द डिफॉल्टर। गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स बड़ा सुंदर पॉइंट है बेटा, सर मैंने मेन बुक के अंदर दे रखा है डिटेल के अंदर इसको, वहां मैंने लिखा है क्या गार्निशिंग प्रोसीडिंग। गार्निशिंग किसको कहते हैं बेटा? मान लो मैं आपसे 2 करोड़ रुपए मांगता हूं और सर डिपार्टमेंट से 5 करोड़ रुपए मांगता है, मैं अगर 5 करोड़ नहीं दे पा रहा हूं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट मेरे जितने भी इस तरह के पर्सन जिन्होंने मेरी मनी होल्ड करी हुई है, मेरे डेटर्स जिनको मैंने लोन दिए हुए हैं या मेरे बैंक में एफडी वगैरह है, अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, आपने देखा होगा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, वो ये रहा गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स। तो ऐसे केस में जिनसे भी मैं मनी मांगता हूं या जिनको मैंने मेरी प्रॉपर्टी जिन्होंने हेल्ड करी हुई है सर, उन सबको नोटिस आएगा रिकवरी का, उन सब लोगों को बोलेंगे गार्निशी, और उनको बोल दिया क्या सर यशवंत मंगल से हम 5 करोड़ रुपए मांगते हैं, वो नहीं पे कर रहा है, तो 2 करोड़ रुपए जब आपके ड्यू हो जाएंगे मंगल को पे करने के लिए, तो डोंट पे टू मंगल, डायरेक्टली पे टू डिपार्टमेंट। अदरवाइज आपने अगर पे नहीं किया तो दिस अमाउंट ऑफ 2 करोड़ विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन एज इफ इट वाज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्सन ओनली बेटा। हाँ है ना भाई, ये होता है गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब मीनवेल अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दिया तो गार्निशिंग प्रोसीडिंग के थ्रू जो नोटिस आपको इश्यू हुआ है वो डिपार्टमेंट उसको एड ऑन भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है बच्चों। फिर कलेक्शन बाय डिडक्शन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टीज को अटैच करके बेच के पैसा रिकवरी करा जाएगा। फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर दिया जाएगा, ही कैन कलेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स एज इफ इट वाज द अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू लगान। जब बाकी होती थी तो राजा के पास पावर था कि वो सर आपकी प्रॉपर्टीज बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है, वो पावर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बेटा। देन रिकवरी थ्रू मजिस्ट्रेट एज इफ इट इज द अमाउंट ऑफ फाइन विच इज इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट, अगेन वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है। देन रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा। देन रिकवरी थ्रू श्योरिटी, आपने मान लो मेरी गारंटी दी थी कि ये अगर कुछ करेगा तो मैं
सर जिम्मेदार हूंगा, लग गए बेटा आपके भी, तो रिकवरी से श्योरिटी से भी रिकवरी कर सकते हैं। देन कंपनी लिक्विडेशन जब जाती है बेटा, तो उसका जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो लिक्विडेटर क्या होता है बेटा, जब अपॉइंट होता है उसके बाद कमिश्नर को इंटीमेशन देता है कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, आपका अगर कोई ड्यू बाकी तो मुझे बता दीजिए। इसका पूरा सेक्शन दे रखा है लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस वाला चैप्टर के अंदर बेटा। और ऐसे केस में लिक्विडेटर उतना अमाउंट सेट असाइड करेगा और वो डिपार्टमेंट को पे करेगा। क्लियर। फिर अब मान लो सर अमाउंट जो रिकवरेबल था वो 50 लाख का था सीजीएसटी का, 50 लाख का था एसजीएसटी का बेटा, और अमाउंट जो रिकवरी हुआ टोटल मिला के वो हुआ 70 लाख का ही रिकवरी हुआ। तो ऐसे केस में 35 लाख सीजीएसटी और एससीजी डिपार्टमेंट को अपोर्शन कर दिया जाएगा। ठीक है। प्लस खास बात सर, द टर्म पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल आल्सो इंक्लूड डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब होता है क्या, अगर मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई रिफंड बन रहा है हैविंग द सेम पेन नंबर, तो वहां से भी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब रिकवरी वहां से भी हो सकती है बेटा। अब आइए सर, एक इंस्ट्रक्शन दिया डिपार्टमेंट को, इंटरनल इंस्ट्रक्शन, यहां बोल दिया क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, कई बार डिपार्टमेंट की नजरों में आया है, डिपार्टमेंट को शिकायत आई है कि ऑफिसर आके डायरेक्ट रिकवरी करने आ जाता है बच्चों। तो सर यहां डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया अपने ऑफिसर्स को कि यू हैव नो राइट to recover the amount during the time of at the time of inspection search seizure itself। क्लियर। उसके बाद एक आपको पूरा प्रॉपर लीगल प्रोसेस दे रखा है सेक्शन नंबर 73 और 74 का। तो अगर कभी भी इंस्पेक्शन सर्च सीजर के टाइम पर डिपार्टमेंट को लगता है कि यार टैक्स चोरी हुआ है, तो इमीडिएटली रिकवरी नहीं कर सकते, वो कोई वसूली भाई नहीं, गुंडे नहीं है भाई। यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 और 74 फॉलो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सर डिमांड अगर कंफर्म होती है उसके बाद जाके डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है, वो भी कब, अगर अपील करने का राइट रिजेक्ट हो गया है या अपील में हार गया एसएससी, उसके बाद बच्चों। क्लियर। डन। हाँ, एसएससी अगर वॉलंटरली पे करना चाहे तो वो पे करे, सो दैट उसका पेनल्टी कम हो जाए, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कम लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई। आइए, उसकी चॉइस एसएससी की, डिपार्टमेंट कैन नॉट इंसिस्ट हिम टू पे द टैक्स। सर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। सर भाई इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, ईएमआई कर दो। सर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने बोल दिया है, यहाँ पे सर सेक्शन नंबर 80 बोलता है क्या, अगर मान लो एसएससी पे रिकवरी का ऑर्डर आ गया कितने का, 2 करोड़ का बेटा। अब एसएससी बोलता है मैं पे तो कर दूंगा भाई साहब, पर थोड़ा टाइम दीजिए। तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि सर एसएससी अगर अप्लाई करता है तो एसएससी को वो ईएमआई में भी पेमेंट करना अलाउ कर सकता है, सो दैट एसएससी से रिकवरी इजी हो पाए। बट सर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैन नॉट बी मोर देन 24 मंथ्स। और ये भी कमिश्नर की चॉइस है, वो दे या ना इस इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी बेटा। और अगर उसने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी है और उसके बावजूद मैंने कभी डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर बाकी का सारा अमाउंट मेरे से वो एक साथ रिकवरी करेंगे, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मेरे लिए विड्रॉ हो जाएगी। आइए सेक्शन में 81 बोलता है क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। बेटा सर क्या हुआ, डिपार्टमेंट से रिकवरी करना है कितना, 2 करोड़ रुपए, मेरे को पता है डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा, उससे पहले मेरी जो प्रॉपर्टी थी मैंने अपने वाइफ के नाम पे कर दी बेटा। तो यहां बोल दिया क्या, सर अगर इस तरह की फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी एसएससी की, तो ऐसे केस में सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी वॉइड एब इनिशियो। तो सर सिचुएशंस और केसेस व्हिच आर वॉइड इफ अ टैक्सेबल पर्सन क्रिएट्स अ चार्ज ऑन या पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग टू हिम और in his possession by way of sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer by whatever of the बाय व्हाट्सएवर ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से मैं उस प्रॉपर्टी का या तो चार्ज क्रेडिट कर देता हूँ या प्रॉपर्टी को पास ऑन कर देता हूँ किसी और को बेटा, तो ऐसे केस में इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट हाँ सर अगर सिचुएशन वैलिड कब रहेगी बेटा, अगर मैंने ये जो प्रॉपर्टी बेची थी इट वॉज सोल्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन बेटा। अब डिपार्टमेंट 2 करोड़ मांगता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाऊंगा ना बेटा, वरना 2 करोड़ होते तो मैं कब का पे कर देता बेटा। क्लियर। तो मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए बेचा है, मेरी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं थी, एंड विदाउट दी मैंने प्रॉपर्टी बेची फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स और विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और एनी अदर सम पेबल बाय सेड पर्सन, या फिर विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। प्रोसीडिंग चल रही थी, मैंने प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन ली कि मैं इतने में प्रॉपर्टी बेच देता हूं, सो दैट मैं पैसा आएगा मैं आपका अमाउंट पे कर दूंगा। तो ऐसे केस में ये सब सिचुएशन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। अदरवाइज इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू था, तो ऐसे केस में मेरे जो ट्रांजैक्शन था वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। नाउ टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। सर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बाद में पढ़ना बेटा। सर यहां लिख दिया है क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी ऑफ द लॉ, देश के किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर। सर जो टैक्स पेबल अंडर जीएसटी, सर इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज द फर्स्ट चार्ज ऑन योर प्रॉपर्टी। अब आपने अपनी प्रॉपर्टी का फर्स्ट चार्ज किसी और के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, वी डोंट केयर, डिपार्टमेंट का फर्स्ट चार्ज होगा, उसको बेच के जो पैसा आएगा पहले डिपार्टमेंट लेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आईबीएस, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। आइए सर सेक्शन में 83 बोलता है क्या, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। अब अगर मान लो डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, भले वो असेसमेंट का हो, इंस्पेक्शन का हो, सर्च सीजर का हो, डिमांड रिकवरी का हो, पर सर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है एसएससी के अगेंस्ट, क्लियर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इटसेल्फ, अभी तो ऑर्डर पास नहीं हो, प्रोसीडिंग चल रही है और कमिश्नर को लगता है कि
देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो ऐसे केस में कमीशन चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है, डिपार्टमेंट के नाम पे मॉर्गेज कर देगा। और ऐसे केस में सर अगर आप केस हारते हो और पैसा पे नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी कर सकते हैं, जस्ट टू सेफगार्ड देयर रेवेन्यू, ये सेक्शन दिया हुआ है। पर सर दिस प्रोविजनल अटैचमेंट कैन नॉट बी फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चे, मॉर्गेज वेकेट हो जाएगा बच्चों। और हाँ, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग चालू हो गई, या फिर एनी पर्सन सर जिसके लिए सर बोगस इन्वेस्टिंग के ट्रांजेक्शन जिसने अपने बेनिफिट रिटर्न किए थे बेटा, उन सब के अगेंस्ट ये प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ आपकी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बैंक अकाउंट ऑल्सो बेटा, ठीक है। आइए सर सेक्शन नंबर 84, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सर ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो आपके अगेंस्ट कभी रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो गई थी बेटा, पर उसके बाद आपने कभी अपील फाइल कर दी, रिवीजन एप्लीकेशन वगैरह फाइल हो गई सर, तो ऐसे केस में सर आपका जैसे अपील एक्सेप्ट हुआ, रिकवरी प्रोसीडिंग वहीं पे क्या हो जाती है, स्टे हो जाती है। अब मान लो अपील में आप केस हार गए, तो जिस स्टे से रिकवरी स्टे हुई थी वहीं से वापस से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वापस से फ्रेश रिकवरी का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी अमाउंट ऑफ रिकवरी मॉडिफाई हो गया इन द अपील एटसेट्रा, तो सर मॉडिफाइड अमाउंट के लिए ही रिकवरी होगी, पूरे अमाउंट के लिए ऑब्वियसली रिकवरी नहीं होगी। पर फ्रेश रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है, जिस स्टेज पर रिकवरी स्टे हुई थी उसी स्टेज से आपकी रिकवरी वापस से शुरू हो जाएगी। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बच्चों, अब प्रोसीडिंग्स अपील, रिवीजन या अदर प्रोसीडिंग्स की वजह से आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे हुई थी, तो सर जिस वो प्रोसीजर खत्म होने के बाद में, प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद में रिकवरी विल बी री इनिशिएटेड फ्रॉम दैट स्टेप, उसी स्टेज से शुरू हो जाएगी जहां से प्रोसीडिंग्स स्टे हुई थी। क्लियर, एक सर्कुलर था बेटा, जैसे मान लो आईबीसी बेटा, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के अंदर आपका मैटर गया था बेटा, और वहां पर मान लो आपके अगेंस्ट रिकवरी, जीएसटी में मान लो पहले रिकवरी शुरू हो गई थी आपके लिए 2 CR के लिए, ठीक है। अब मैटर चला गया आईबीसी में, आईबीसी में जैसे क्या रिकवरी स्टे हो गई बेटा, अब रिकवरी स्टे हो गई और इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के थ्रू सब रिकवरी का अमाउंट अब कम हो गया, और हो गया कितना 1.2 करोड़ ही हो गया। तो ऐसे केस में अब नए फ्रेश नोटिस की जरूरत नहीं है, रिकवरी प्रोसीडिंग जिस जगह पे स्टे हुई थी वही से इनिशिएट हो जाएगी, पर कितने अमाउंट के लिए, रिड्यूस्ड अमाउंट के लिए बच्चों, हाँ है ना भाई। सो सच प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। क्लियर, डन। फ्रेश नोटिस ऑफ रिकवरी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो रिवाइज्ड अमाउंट है उसका अमाउंट का इंटीमेशन जरूर दे दिया जाएगा कि इतना अमाउंट ही हम रिकवरी करेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आ रहा है, आई होप ये जो सर इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिसकी वजह से ये फटाफट टॉपिक्स एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, हर सेक्शन मैं आपके लिए बोलता जा रहा हूं, और आपको शायद रिवाइज हो रहा होगा, इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, मजा आ रहा होगा, माहौल बन रहा होगा, एंड सर मजा आने के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सर कमेंट में माहौल जबरदस्त शानदार जरूर लिखिएगा। एंड सर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर मेरे को मिलना चाहिए, शेयर और कमेंट जरूर मेरे को मिलना चाहिए बेटा। ऑल द बेस्ट, मजे करो, माहौल करो, मस्त होकर पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और मुझे पता है आप भी मेरे साथ हो बेटा। ऑल द बेस्ट।